हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत। ठीक है जी, लास्ट क्लास जो है हमारा आपका अकाउंट्स का पूरा एमसीक्यूज कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग बीएसटी का एमसीक्यूज करेंगे जी, और उसके बाद फिर एक और क्लास बीएसटी का होगा। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। अब एग्जाम आराम से दीजिएगा 16 तारीख को, और फिर आगे जो एग्जाम 21 तारीख है उसके लिए भी हम एमसीक्यू सीरीज जो है वो चलता रहेगा, है ना जी। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहाँ, अपने बीएसटी की बिजनेस स्टडीज की जो एमसीक्यूज है उसकी चर्चा के लिए। नहीं जी सर, आइए चलिए देखिएगा। सबसे पहले काम क्या करना है आपको, सबसे पहले काम कर लेना है आपको कॉमर्स वाला भैया बाय NWB करके टेलीग्राम चैनल है, उसको कर लेना है ज्वाइन, जिसमें आपको क्या मिल जाएगा, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, प्लस सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। जो भी आपका कॉमर्स से रिलेटेड स्टेट लेवल के जो एग्जाम होंगे उसके सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। एंड कोई दिक्कत परेशानी हो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम कर रहे हैं ये हमारा पीजीटी कॉमर्स और अकाउंटेंट दोनों के लिए बिजनेस स्टडीज के एमसीक्यू। आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। मैं थोड़ा दो चार प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल इन द सेंस की एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। देखिए क्या कहता है, कह रहा है रुचि इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। रुचि क्या कर रही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रही है। जी सर बिल्कुल सही है। कह रहा है सी हैज हर सीए फॉर्म एट हैदराबाद, उसका अपना सीए फॉर्म है हैदराबाद में, कहां, तेलंगाना में। सी डील्स इन प्रोवाइडिंग इनकम टैक्स एंड जीएसटी रिलेटेड सर्विसेज, तो भैया वो किसमें डील करती है, इनकम टैक्स और जीएसटी रिलेटेड सर्विस में। किसके साथ, टू हर क्लाइंट्स अगेंस्ट वेरी रीजनेबल कंसल्टेंसी फी, तो भैया बहुत रीजनेबल कंसल्टेंसी फी लेती है, उचित परामर्श शुल्क जिसको बोल सकते हैं, और आयकर जीएसटी से संबंधित सेवाएं क्या करती है, प्रदान करती है। कह रहा है सी हैज हर ऑन प्रोफेशनल कोचिंग फॉर क्लास फॉर सीए एनरोल्ड स्टूडेंट, तो भैया उसके पास भी क्या है सर, अपना प्रोफेशनल कोचिंग क्लासेस भी है जहां वो सीए स्टूडेंट का एनरोलमेंट करती है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय रुचि एज रेफर्ड इन द अबव केस, तो बोल रहा है क्या कि भैया नामांकित छात्र उपरोक्त मामले में बताएं कि रुचि के अनुसार जो है निष्पादित आर्थिक गतिविधियों पर के प्रकारों की पहचान करके बताएं कि भैया क्या काम करती है रुचि, और रुचि किस तरह के काम करती है। क्या वो बिजनेस कर रही है, क्या वो प्रोफेशन है, क्या एम्प्लॉयमेंट है, या फिर सर नन ऑफ द। सर ये जो काम है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशन। क्या बोलते हैं, प्रोफेशन। क्यों भैया, क्योंकि सीए एक प्रोफेशन है ना, सीए के सर्विसेज देना प्रोफेशन है। चलिए टीचिंग भी क्या है, एक प्रोफेशन है, तो दोनों का दोनों बात इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में चले। आइए क्या कह रहा है, डेल आईएनसी इज अ कंपनी इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर एंड रिलेटेड आइटम्स, तो बोल रहा डेल कंप्यूटर जो और उससे संबंधित सामान बेचने वाली क्या है, कंपनी है। कह रहा है इट्स अ वेरी पॉपुलर नेम अमंग द कंप्यूटर सेवी यूथ इन इंडिया, तो भैया बोल रहा है बहुत पॉपुलर नाम है अपने किसमें, यंग जनरेशन के लिए, है ना, लोकप्रिय नाम है। कह रहा है इट्स यहाँ पे देयर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैब्स, गेमिंग एंड वर्क स्टेशन मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड बाय द कंपनी इन द इंडियन मार्केट, तो बोल रहा है अलग अलग डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैब जो है वो सारा बेचा जा रहा है और मैन्युफैक्चर भी किया जा रहा है कंपनी, इंडियन कंपनी में। तो विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री हाईलाइट द अबव केस, ये जो केस बताया गया, ये जो बात कही गई, वो किस टाइप की इंडस्ट्री की बात करी गई है, तो इसको बोलते हैं असेंबली इंडस्ट्री, जो मैन्युफैक्चर भी करती है और असेंबल भी करती है प्रोडक्ट को, तो उसको क्या बोलते हैं, असेंबली इंडस्ट्री। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चले सर, बिल्कुल चलिए। आइए देखिएगा, कह रहा है जेपीएमजी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज इन इंडिया, तो जेपीएमजी क्या है, भारत का सबसे बड़े परिवहन उद्योगों में से एक है, जो क्या करता है, आवासीय, वाणिज्यिक, कार्यालय, खुदरा, औद्योगिक, रसीद, आतिथ्य और अन्य क्षेत्रों सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए सेवाएं प्रदान करता है। देखिए इंडिया प्रोवाइडेड सर्विसेज फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल, कमर्शियल, ऑफिस, रिटेल, इंडस्ट्रियल, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी एंड अदर एरियाज टू, ये सारे जगह पर क्या करता है, इसका काम क्या है सर, सर्विसेज देना, है ना। ये बात कौन सा, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज देना। कह रहा है it is familiar name among business houses in the country because the large dependency factor, तो बोल रहा भाई साहब ये फैमिलियर नेम है, क्यों, क्योंकि इस लार्ज डिपेंडेंसी फैक्टर होने की वजह से, है ना, बड़ी निर्भरता के कारण या देश के व्यापारिक घरानों के बीच एक परिचित नाम है। तो उपरोक्त मामले में किस प्रकार के उद्योग की चर्चा करी गई है, देखो ये जो उद्योग है उसको बोलते हैं टेरिशरी इंडस्ट्री। कौन सा इंडस्ट्री, टेरिशरी इंडस्ट्री, अदर देन, है ना, अदर देन आपका नॉर्मल लेना,
उसको बोलते हैं क्या, टर्शियरी इंडस्ट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें। जी सर बिल्कुल चलिए। क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा। कह रहा है नूतन जनरल स्टोर इज अ बिग बिजनेसमैन डील्स इन सेलिंग नेस्ले प्रोडक्ट्स इन हिज लोकेलिटी। तो बोला न्यूटन जनरल स्टोर जो है एक बड़ा व्यवसायी है जो अपने इलाके में नेस्ले का उत्पाद बेचता है। किसका उत्पाद बेचता है, नेस्ले का उत्पाद। ही परचेज प्रोडक्ट ऑफ नेस्ले डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर इन अ बल्क क्वांटिटीज। और वो जो परचेज करता है सामान वो किससे करता है, जो स्टेट का हेड है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे बल्क क्वांटिटी में खरीदता है और सोल्ड इन द मार्केट, और मार्केट में उसको बेचता है। कह रहा स्मॉल शॉपकीपर्स फ्रॉम द डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द सिटी जो है वो उसके पास आते हैं। तो अलग अलग छोटे छोटे दुकानदार जो हैं अलग अलग सिटी से, सॉरी सेम सिटी से या अलग अलग जगह से उसके पास क्या करते हैं, सामान खरीदने आते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रेड फॉलोड बाय द न्यूटन जनरल स्टोर। देखिए न्यूटन जनरल स्टोर क्या है, एक बात ध्यान समझिएगा कि हर कंपनी का अपना क्या होता है सर, अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप होता है। तो स्टेट लेवल का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे नूतन जनरल स्टोर जो है बल्क में सामान खरीदता है और वो सप्लाई किसको करता है, छोटे छोटे दुकानदारों को। तो नूतन जनरल स्टोर क्या हो गया सर, इसको बोलते हैं होलसेल ट्रेड। क्या बोलते हैं, होलसेल ट्रेड, है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में सर बिल्कुल आइए सर, क्या कह रहा है ध्यान से समझिए। कह रहा साइक्लोन कॉज्ड लॉट्स ऑफ डैमेजेस टू द स्ट्रीट वेंडर्स एंड रिटेल स्टोर्स इन द स्टेट। चक्रवात ने राज्यों में रेहड़ी पटरी वालों और खुदरा दुकानदारों को काफी नुकसान पहुंचाया। ये बात तो बिल्कुल सही है। कह रहा है रहीम ऑनर ऑफ ए ग्रोसरी शॉप, और रहीम कौन है, एक ऑनर है ग्रोसरी शॉप का, सफर्ड अलॉट, बहुत सफर किया उसने, बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोनिक इफेक्ट, साइक्लोनिक इफेक्ट की वजह से, चक्रवात की वजह से उनको काफी नुकसान हुआ। गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ रिलीफ पैकेज टू द अफेक्टेड पीपल। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रिलीफ पैकेज ये क्या किया, अनाउंस किया, डिक्लेयर किया कि भैया मिलेगा ऑफ द अफेक्टेड एरियाज को। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिस्क, कौन सा रिस्क कॉज टू द शॉपकीपर हाइलाइटेड इन द अबव केस। तो भैया नेचुरल कॉज है, नेचर की वजह से हुआ है, तो क्या है, ये नेचुरल कॉज होगा। क्या होगा, नेचुरल कॉज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आए सर बिल्कुल आइए। क्या कह रहा है, द पॉसिबिलिटीज ऑफ इनएडेक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज आर नॉन। तो भैया इसको रिस्क बोलते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी की वजह से जो हमें क्या हो रहा है, ना प्रॉफिट ना लॉस, इनएडेक्वेसी रह रही है, उसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस रिस्क। क्या बोलेंगे जी, बिजनेस रिस्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आइए क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी। निम्नलिखित में कौन सा व्यवसायिक गतिविधि की विशेषता नहीं दर्शाता है। तो भैया प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज ये तो है, प्रेजेंस ऑफ रिस्क, रिस्क भी है बिजनेस में, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये भी बात सही है, सैलरी और वेजेस जो है वो बिजनेस का पार्ट नहीं है। क्या है, ये बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं सर, आ जाइए। क्या कह रहा है, असर्शन और रीजन दिया हुआ है ना, असर्शन रीजन में बताना है कौन सही कौन गलत। कह रहा है असर्शन कह रहा है बिजनेस इज कंसिडर्ड एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिल्कुल बात सही है, बिजनेस ही तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, नहीं जी सर। कह रहा है रीजन क्या, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग पीपल इन द सोसाइटी। ये भी बात बिल्कुल सही है कि भैया हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं पीपल में, जो सोसाइटी में जो पीपल है उसके साथ ही तो करते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ क्या है, दोनों सही है और ए बी को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है ना जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। आइए सर, कह रहा है असर्शन अ प्रॉफिट अर्निंग इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। बिल्कुल बात सही है कि प्रॉफिट अर्निंग क्या है, जरूरी है सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए और एक्सपेंशन ऑफ एनी बिजनेस, किसी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। दूसरा रीजन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है इट इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल बिजनेस फर्म। नहीं, सोल सिंगल, क्या प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है सिर्फ, नहीं, एक पर्पस हो सकता है, सारा पर्पस नहीं होगा। तो ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, यानी कि आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। कह रहा है अर्निंग लाइवलीहुड इज द मेन एम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बोल रहा है भाई साहब आजीविका कमाना आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है रीजंस कि भैया इट हेल्प्स पीपल इन अर्निंग देयर ब्रेड एंड बटर बाय द परफॉर्मिंग सेवरल एक्टिविटीज। ये भी बात बिल्कुल सही है कि या कई गतिविधियां करके लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, है ना, मदद करता है, उसमें हेल्प करता है। तो दोनों का दोनों बात बिल्कुल सही है और आर करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए को। आइए क्वेश्चन नंबर 11, देख के बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन देखो ये ना सबक है कि भैया जो क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है वो कितना मजेदार होता है वो देखो।
आ जाओ। कह रहा आफ्टर कंप्लीटिंग हायर स्टडीज इन होटल मैनेजमेंट courses from one of the highly reputed hotel management institute of India, Mahesh decided to start his own bakery at his hometown। तो बोल रहा बहुत सारा जगह से क्या हुआ कि भैया होटल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट किया एक बहुत बढ़िया होटल से, कौन, महेश, और वो क्या करना चाह रहा है, वो अपना बेकरी स्टार्ट करना चाह रहा है, कहाँ, अपने होम टाउन में। कह रहा है हिज फादर अरेंज फंड, उसके पिताजी ने फंड को अरेंज किया, मतलब पैसा अरेंज किए और उनको सपोर्ट किया टू कमेंस हिज बिजनेस, उसके बिजनेस की शुरुआत करने में उसकी सपोर्ट करी। ही रिक्रूटेड सम स्टाफ, उसने कुछ स्टाफ को रिक्रूट किया, परचेज रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स, उसने जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स था वो भी क्या किया, परचेज किया, और मशीनरीज को भी परचेज किया। विद इन अ फ्यू मंथ्स में ही स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग बेकरी प्रोडक्ट्स, और उसने स्टार्ट कर दिया मैन्युफैक्चर करना बेकरी प्रोडक्ट्स को इन द मार्केट में, और सोल्ड एट रीजनेबल प्राइस, और रीजनेबल प्राइस पे इसको बेचना शुरू भी कर दिया। हिज क्वालिटी प्रोडक्ट्स, उसके क्वालिटी प्रोडक्ट्स और रीजनेबल प्राइस ने हेल्प ही मेकिंग गुड प्रॉफिट, और को एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हाइलाइटेड इन द अबव केस। भाई साहब सारा काम कौन कर रहा था, सिंगल, कौन, महेश। तो ये क्या हुआ सर, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, इसको क्या बोलेंगे, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सीधा सीधी एक बात ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कह रहा मेहुल वाज ए बुक शॉप, मेहुल वाज ए बुक शॉप, मेहुल पंजाब के लुधियाना में एक किताब की दुकान का मालिक था, हाँ बुक शॉप ऑनर, सॉरी, मेहुल वाज ए बुक शॉप ऑनर एट लुधियाना पंजाब, ठीक है, पंजाब लुधियाना में बुक शॉप का ऑनर कौन था, मेहुल। ही परचेज स्कूल एंड कॉलेज बुक्स ऑफ डिफरेंट पब्लिशर, उन्होंने परचेज क्या किया भाई साहब, उन्होंने विभिन्न प्रकाशकों के स्कूल और कॉलेज की किताबें खरीदी और बाजार में क्या, सोल्ड इन द मार्केट, बाजार में बेची। ही वाज क्वाइट सक्सेसफुल, वो बहुत सक्सेसफुल चल रहा था कहाँ, इन हिज बिजनेस, अपने बिजनेस में, और एक अच्छी प्रॉफिट कमा रहा था, अर्निंग गुड प्रॉफिट। लेकिन लास्ट मंथ ही पास्ड अवे ड्यू टू द कार्डियक अटैक की वजह से वो क्या हुआ, लास्ट मंथ में उसकी मृत्यु हो गई। कह रहा है हिज ओनली सन इज सेटल्ड एट पेरिस, उसका एक ही बेटा था और वो सेटल कहाँ था, पेरिस में था, नॉट इंटरेस्टेड टू रिटर्न बैक, और उसका कोई मतलब नहीं था कि वो रिटर्न आना ही नहीं चाहता था। तो बुक शॉप ऑफ मेहुल वाज क्लोज सिंस हिज डेथ, उसका बुक शॉप क्या हुआ, क्लोज हो गया क्योंकि उसका डेथ हो गया, एंड विल रिमेन सो, और वो ऐसा ही रह गया। सो विच फीचर ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस इज हाइलाइटेड इन द अबव केस, तो जो अब केस दिया हुआ है बोल रहा है कौन सा सोल ट्रेडिंग का फीचर हुआ भैया, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, कि भैया बिजनेस कंटिन्यू नहीं हुआ, इजी फॉर्मेशन तो था ही नहीं, प्रॉफिट वाला बात था ही नहीं, सिक्रेसी वाला बात नहीं था, तो लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, की बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं। कह रहा है अमर, विराज, सचिन, रोहित और ईशांत हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए ये 5 लोग ने स्टार्ट किया, कितने में, विद इन 2 years में, 2 साल में ये प्रोजेक्ट को खत्म कर देंगे। इट हैज बीन अनएनिमसली डिसाइडेड अमॉन्ग देम टू कंट्रीब्यूट इक्वली टुवर्ड्स मीटिंग द बजटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोजेक्ट एंड टू शेयर प्रॉफिट लॉस इक्वली, बोल रहा है जितना खर्चा होगा ना सब बराबर बराबर देंगे और भाई प्रॉफिट भी और लॉस भी बराबर बराबर बांटेंगे। एज पर द एग्रीमेंट पार्टनरशिप बिजनेस विल कम टू एन एंड, बोल रहा है पार्टनरशिप बिजनेस के तहत है ना, एग्रीमेंट के तहत विल कम ऑन एंड, एक खत्म होने पर आएगा, ऑन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट खत्म होगा तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप रिफर्ड इन द केस अबव केस, तो भैया इसको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, क्यों, क्योंकि एक सर्टेन पीरियड के लिए था, सर्टेन टाइम के लिए था, जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, है ना जी सर। चलिए उसके बाद बात करें जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है रमेश इज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज ए पार्टनर ऑफ एबीसी एसोसिएट्स, रमेश क्या कर रहा है, खुद को बता रहा है कि भैया एबीसी एसोसिएट्स का हम क्या है, पार्टनर है। थ्रू हिज कंडक्ट और बिहेवियर, अपने बिहेवियर से या उसके हाव भाव से। क्लाइंट्स डीलिंग विद द फर्म एक्सेप्ट हिम एज ए पार्टनर ड्यू टू हिज सेल्फ एक्लेम्ड एटीट्यूड, तो बोल रहा है जो क्लाइंट डील कर रहा था फर्म के साथ में, एबीसी फर्म के साथ में, उसने उसको क्या मान लिया, पार्टनर मान लिया, सेल्फ एक्लेम्ड एटीट्यूड, खुद मतलब अपना कुछ लोग होते हैं ना, दिखाते रहते हैं ना, हमें ये हमें वो, तो जो क्लाइंट था मान लिया कि भाई इसका पार्टनर ही होगा, है ना। क्यों बोल रहा है, सामने वाला कुछ बोला नहीं, बीइंग ए पार्टनर ऑफ द फर्म, विच टाइप ऑफ पार्टनर मिस्टर रमेश इज रेफर्ड इन द अबव केस, तो बोल रहा है इस टाइप के पार्टनर को क्या बोलते हैं, इस टाइप के पार्टनर को बोलते हैं पार्टनर बाय स्टपल, मतलब वो रियल में पार्टनर है नहीं, लेकिन जब क्लाइंट आएगा तो उसके सामने शो क्या कर रहा है कि हम पार्टनर हैं, सब चीज बोल रहा है, ये रेट इसका लगेगा, इतना रेट लगेगा, ये वो रेट लगेगा, ये देखो ये वो चाचा नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर कोई बंदा जो दुकान में नॉर्मली दुकान में बैठा होता है पान की दुकान पे, है ना, वो पान खाने आया होता है
और पान वाले से बहस कर रहा होता है, उधर से कोई क्लाइंट आया तो दुकान में बोला भाई सब एक चिप्स देना, तो वो चिप्स फाड़ के देता है, 5 रुपए लेके उसको देता है, ट्रीट करता है ना, वैसा वाला आदमी है ये, ठीक है, मीडिएटर टाइप वाला। लेकिन इसको सामने वाला मान लिया कि भाई यही दुकानदार है, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप बाय स्टॉपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, है ना, एक मिनट, अच्छा 14 पहले था फिर 14, अच्छा कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन कर लो। चलो कह रहा था ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी आर स्पेसिफाइड बाय, ऑब्जेक्ट्स जो है कंपनी का स्पेसिफाइड किसके द्वारा किया जाता है भाई, इसको बोलते हैं एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब तक एमओए नहीं होगा इसको चार्टर्ड बोलते हैं, है ना, कंपनी का संविधान कहा जाता है इसको, क्या बोला जाता है, कंपनी का संविधान। चलो उसके बाद क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। भाई साहब कौन सा क्लॉज नहीं होता है, देखो कैपिटल क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, डायरेक्टर क्लॉज नहीं होता, यही नहीं होता, तो इसलिए पूछा कौन सा क्लॉज नहीं होता है, तो यही डायरेक्टर क्लॉज जो है नहीं होता है, आंसर हो जाएगा ये डायरेक्टर क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंसिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, मतलब निम्नलिखित में कौन सा साझेदारी फर्म के पंजीकरण ना होने का परिणाम नहीं है, कि भैया इस वजह से ना जो फर्म रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है, ऐसा वाला बात कर रहा है। तो कह रहा है द फर्म कांट फाइल सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज, ऐसा तो नहीं है। द फर्म कांट फाइल सूट अगेंस्ट द पार्टनर्स, ऐसा भी नहीं है। द फर्म कांट कंट्रीब्यूट इन बिजनेस लीगली, कैसे नहीं कर सकता, यही होगा इसका आंसर, कि इसको ध्यान से देखिए, ये होगा इसका आंसर, है ना। देखो जब भी ऐसा है ना इसको काट दो, अब पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसीक्वेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो फर्म कांट कंट्रीब्यूट बिजनेस लीगली, ऐसा होता है इसका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलें, सर बिल्कुल चलिए, क्या कह रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस डज नॉट हैव ए सेपरेट लीगल एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती है, सर बिल्कुल गलती नहीं है, ठीक है। कह रहा दूसरा, सोल ट्रेडर और प्रोप्राइटर enjoys all the profits business earned during the course of business, ये भी बात बिल्कुल सही है भैया, सोल प्रोप्राइटरशिप दोनों का बात है, उसके सेपरेट लीगल एंटिटी उसका नहीं होता है अलग, और ये भी बात सही है कि भैया वो क्या करता है, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंजॉय करता है ना पूरे बिजनेस में, तो दोनों सही है, लेकिन दोनों का स्टेटमेंट एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तो ए और आर ट्रू, आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आइए, असिस्टेंट कह रहा है इन अ पार्टनरशिप फर्म द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी पार्टनर्स के क्या होता है, अनलिमिटेड, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। द पार्टनर्स आर इंडिविजुअली एज वेल ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग ऑफ द बिजनेस डेट, ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों का दोनों सही है, और स्टेटमेंट भी इसका करेक्टली एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलें, ठीक है सर बिल्कुल चलिए, क्या कह रहा है 19, कह रहा है पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय एग्रीमेंट विच में बी ऑरल और इन राइटिंग, बोल रहा है पार्टनरशिप किसी भी तरह से फॉर्म किया जा सकता है, या तो एग्रीमेंट से, चाहे वो लिखित हो या ऑरली भी हो। कह रहा है रीजन क्या, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव रिटन पार्टनरशिप, हाँ ऐसा एडवाइस दिया जाता है कि आप हमेशा क्या करें, रिटन पार्टनरशिप करें, एग्रीमेंट टू अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट, सभी काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए आप रिटर्न में पार्टनरशिप करें, ऐसा एडवाइस दिया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ए और आर ट्रू, और आर करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको, ए को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या ध्यान दो, कह विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ये भी है, प्रॉफिट मैक्सिमेशन नहीं सर, ये सिर्फ इसका नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं हो, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमेशन नहीं हो सकता है ऑब्जेक्टिव, है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाए, सर बिल्कुल आ जाइए, कह रहा हाउ पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन डिफाइन, बोल रहा है कैसे, तो भैया पावर और ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन डिफाइन किया जाता है बाय द स्पेशल एक्ट, उसके लिए स्पेशल एक्ट बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, कह रहा है अ पब्लिक सेक्टर कंपनी इज इनकरिंग हैवी लॉस, बहुत सारा लॉस हो रहा है उसको और गवर्नमेंट को, है ना, प्रपोज टू क्लोज द सेम, विच टर्म इज रिलेटेड टू दी दिस स्टेटमेंट, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की भारी घाटे में है और सरकार को बंद करने का प्रस्ताव है, मतलब सरकार बोल रहा है भाई साहब बंद कर दो इसको, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में है, सर बिल्कुल आइए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एन एंटरप्राइज कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर एन एक्ट इज पास्ड इन पार्लियामेंट, इसको बोलते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन, इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाइए, क्या कह रहा है, कह रहा है एन एंटरप्राइज हैविंग अ ह्यूज कैपिटल, एक ऐसा उद्यम जिसके पास बहुत बड़ी पूंजी हो, है ह्यूज टर्नओवर, बहुत बड़ा
टर्नओवर हो और उसकी शाखाएं, इट्स ब्रांचेस स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, उसकी पूरी पूरी की कंट्री में फैली हुई हो, व्हाट वी डू वी कॉल सच काइंड ऑफ एंटरप्राइज, हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, उसको ग्लोबल एंटरप्राइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोबल एंटरप्राइज। ये बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाएं। सर आइए, बिल्कुल आइए, क्या दिक्कत है इसमें? कह रहा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आर ऑर्गेनाइजेशन विच आर ओन्ड बाय पब्लिक। ऐसा थोड़ी यार, पब्लिक के द्वारा, इसको पब्लिक सेक्टर थोड़ी बोलते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कैन नॉट बी मैनेज बाय द गवर्नमेंट प्रॉपर्ली। ये भी बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मैनेज किया सकता, तो दोनों का दोनों गलत हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे चलें। सर बिल्कुल चलिए। कह रहा है असर्शन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज अ डिमेरिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज अ डिमेरिट ऑफ, हाँ बिल्कुल सही बात है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट कंपनी में। कह रहा है रीजन क्या? ऑपरेशनल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द मिनिस्टर्स। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ए क्या है? बोथ असर्शन रीजन करेक्ट है और आर करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है इसको, तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 27 में आइएगा। क्या कह रहा है 27? ध्यान से समझिएगा। कह रहा विदाउट डिस्क्लोजिंग दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम टीबी, बिना डिस्क्लोज किए हुए कि वो टीबी से सफर कर रहा है, मतलब पीड़ित है, मिस्टर ए गेट्स हिमसेल्फ इंश्योर्ड। मिस्टर ए क्या किया? इंश्योरेंस करा लिया है ना, डेथ फॉर 10 लाख रुपीज के लिए। किसके लिए? सर लाइफ इंश्योरेंस करा लिया है ना 10 लाख रुपए का। ही लिव्स अनदर 3 और 4 years, उसने 3-4 साल वो रहा और उसके बाद वो क्या हुआ? मर गया ड्यू टू टीबी। द इंश्योरेंस कंपनी कम टू नो दैट मिस्टर ए इलनेस ओनली आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी को पता चला कि भैया जो उसका बीमारी था वो उसके बाद पता चला, जब इंश्योरेंस लिया उसके बाद। नाउ द अंडर दीज सर्कमस्टांसेस द इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू पे एनीथिंग टू द डिपेंडेंट्स ऑफ मिस्टर ए एज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड मिस्टर ए वॉइड। बोल रहा है कि भैया अब जो है इंश्योरेंस कंपनी बोलता है हम कुछ भी पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं पे करेगा? क्योंकि भैया ये बोला कि इंश्योरेंस कंपनी और मिस्टर ए का जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड हो जाएगा। क्यों? किस वजह से? कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस टू विच अबव एग्जांपल रिलेटेड। तो सर इसको बोलते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप इंश्योरेंस कराने जाएं तो इंश्योरेंस कंपनी को सारी बातें बताएंगे कि आप किस बीमारी से पीड़ित हैं, नहीं हैं, और उस बेस पर आपका इंश्योरेंस होता है ना। अगर आपने ये बात नहीं बताया और उस वजह से आपकी डेथ हुई तो भैया इंश्योरेंस कंपनी वाला आपको 1 रुपया नहीं देगा। और ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, इसको बोलते हैं अटमोस्ट गुड फेथ, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी साइंड बाय बोथ पार्टीज, इंश्योरर और इंश्योर्ड। इंश्योर्ड बोलते हैं जो इंश्योरेंस लिया और इंश्योरर बोलते हैं इंश्योरेंस देने वाला को। इज एन एब्सोल्यूट गुड फेथ, एब्सोल्यूट गुड फेथ बिलीव और ट्रस्ट पे होना चाहिए। कह रहा है बोथ पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के बेनिफिट के लिए आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप ऐसा करेंगे कि भैया आपको कुछ बीमारी और आप नहीं बताएंगे तो आपको फ्यूचर में ये बात पता चलेगा उसको, तो आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल कहता है अटमोस्ट गुड फेथ। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए। कह रहा है इन द न्यू डिजिटल मार्केट प्लेस बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। तो बोल रहा है न्यू डिजिटल मार्केट में बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रोवाइडिंग कर रहे हैं, क्या सर्विसेज दे रहे हैं पूरे दी इंटरनेट में। दिस टाइप ऑफ सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स ऑन द इंटरनेट। और इस तरह की सर्विसेज जो है बैंक दे रहा है कहाँ? सर इंटरनेट पे। लोअर्स द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड एड्स वैल्यू टू द बैंकिंग रिलेशनशिप एंड एम्पावर्स द कस्टमर। तो बोल रहा है किस पे? लोअर्स कर रहा है, मतलब कम कॉस्ट पर दे रहा है और ऐड कर रहा वैल्यू किसमें? बैंकिंग रिलेशनशिप में, एम्पावर कर रहा है कस्टमर को। कह रहा है नेम द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। तो भैया ईएफटी भी दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये ऑटोमेटिक एटीएम मशीन भी दे रहा है, क्रेडिट कार्ड भी दे रहा है। तो यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, ये इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी फैसिलिटीज बैंक जो है वो दे रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 में। कह रहा है इफ एनी पर्सन गेट्स हिज प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय 3 इंश्योरेंस कंपनीज। मान लो कह रहा है कोई एक इंसान है जो अपनी प्रॉपर्टी का 3 इंश्योरेंस कंपनी से उसने क्या कराया है? सर इंश्योरेंस कराया है। देन एट द टाइम ऑफ incurrence ऑफ लॉस ऑल द 3 कंपनीज विल बी कंपनसेट फॉर द लॉस फेस्ड बट इन अ प्रोपोर्शनेट मैनर। तो बोल रहा है भाई साहब जब तक 3 कंपनी से इंश्योरेंस कराए हैं तो जब आपको लॉस होगा तो उस लॉस का भरपाई भी उसी प्रोपोर्शनेट, उसी समानुपात रेशियो में किया जाएगा जिस अनुपात में आपने उसमें पैसे लगाए हैं। कह रहा है एवरी कंपनी विल नॉट पे द फुल कंपनसेशन। हर कंपनी जो है ऐसा नहीं करेगी, हर कंपनी अपना अपना फुल अमाउंट आपको पे करेगी इंडिविजुअली।
Moreover, the total amount paid by the insurance company will not in any condition exceed the actual loss incurred. तो बोल रहा भाई साहब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने 10,000 एक्चुअल लॉस किया और आपको 12,000 पे किया जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई भी कंपनी पे नहीं करेगी। सो द नेम द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस विच अबव द स्टेटमेंट डेटेड। तो बोल रहा है जो ऐसा घटना हुआ इसको कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। मतलब ऐसा है कि सीधा सीधी बात समझ लो कि आप ए हो और ए इंसान ने अगर 3 लोगों पे 3 इंश्योरेंस कंपनी में पैसा लगाया, तो अगर आपको लॉस होगा तो वो तीनों कंपनी आपको उतना ही अमाउंट देगी उसी रेशियो में। मतलब 10 लाख का इंश्योरेंस किया, 1 से 3 लाख, 1 से 3 लाख और तीसरे से 4 लाख कराया, तो उसी रेशियो में 3:3:4 के रेशियो में ही आपको रिटर्न भी मिलेगा। और इस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसको देखिएगा, पढ़ लीजिएगा। वन कैन इंश्योर द सेम प्रोप्राइटरी आइटम मोर देन वन इंश्योरेंस कंपनी, देन इंश्योर्ड कांट डिमांड मोर देन टोटल लॉस फ्रॉम ऑल कंपनीज पुट टुगेदर। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आए सर, बिल्कुल आइए। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द जनरल इंश्योरेंस। तो भाई साहब जनरल इंश्योरेंस के अंदर कौन सा नहीं आता है? तो उसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस बिल्कुल अलग है और नॉन लाइफ इंश्योरेंस अलग है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलें सर, बिल्कुल चलिए। कह रहा है अ पर्सन, आपको तो दिख गया होगा आंसर लेकिन कोई बात नहीं, अ पर्सन गेट्स हिज स्टॉक ऑफ 25,000, ठीक है, और इंश्योर्ड फॉर 35,000। A file occurs and whole stock get damaged, the insurance company will pay him only 25,000, the actual value of stock and not 35,000. So which principle of insurance is applied in this case? तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी, मतलब सुरक्षा। आपको कितना भाई साहब जितना का लॉस हुआ उतना ही ना लोगे, आपने जरूर 35,000 का कराया होगा इंश्योरेंस, लेकिन आपको जितना लॉस हुआ कंपनी आपको उतना ही देगी, और उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी। द इंश्योरर शुड not pay more than the actual amount of the loss, the insured should not profit from a covered loss। बोल रहा है इंश्योर्ड को, इंश्योर्ड मतलब जो जिसने इंश्योरेंस करा रखा है, जिसने, जैसे मैं अगर इंश्योरेंस ले रहा हूं और इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरर कहा गया और इंश्योर्ड कहा गया मुझे। बात समझ में आ गया आपको? जी सर आ गया। देखिए प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32। कह रहा गीता हैज 20,000 इन हर अकाउंट, उसके अकाउंट में 20,000 है। शी डज नॉट हैव एनी यूज ऑफ दीज फॉर 2 years, 2 साल के लिए उसको इस पैसा का कोई काम नहीं है। तो कह रहा है टू अर्न मोर इंटरेस्ट विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट विच शुड बी ओपनड विद द बैंक। तो बोल रहा है इसको कौन सा अकाउंट यूज करें उसको ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिले? इंटरेस्ट मिले। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, अगर एफडी करा देते हैं 20,000 का 2 साल के लिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये बात तो इजी वाला है। जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलें 33। कह रहा बैंक which occupy a central position in the monetary and banking system of the country has a superior financial authority is called central bank। यार भाई साहब मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग सिस्टम को देखने के लिए कंट्री लेवल पर कौन सा बैंक है? सेंट्रल बैंक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाएं सर, आ जाइए। ऑनलाइन बैंकिंग प्रोवाइड सर्विस टू अ कस्टमर, कब सर? 24 आवर सब देता है। आप कितना देता है? 24 आवर सर्विस ऑनलाइन में देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें सर, आइए क्या कह रहा है देखिए। हाँ जी, ये क्या कह रहा है? डैश इज अ टेक्निक विच डिस्ट्रीब्यूट द रिस्क ऑफ वन पर्सन में अमॉन्ग मेनी। तो कौन सा एक टेक्निक है जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं? रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस अगर आप ले लिए तो आप अपना क्या किए? रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इंश्योरेंस कंपनी पे। ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलें सर, बिल्कुल आइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36? कह रहा है आरटीजीएस इज सुटेबल फॉर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। 100% सही बात है। 2 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं? आरटीजीएस कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू ट्रांजैक्शन आरटीजीएस शुड बी 5 लाख। नहीं सर, ये 2 लाख है, ये तो गलत, पहला सही दूसरा गलत। तो यानी कि ए असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाएं सर, बिल्कुल आ जाइए। कह रहा द इंश्योरेंस वर्ड इज रिलेटेड विद द लाइफ इंश्योरेंस। क्या बात बिल्कुल सही है सर? बिल्कुल सही है। द इंश्योरेंस वर्ड इज रिलेटेड टू द जनरल इंश्योरेंस। ये बात बिल्कुल सही है, दोनों सही है, लेकिन दोनों तो अलग अलग टर्म है, यानी कि बी होगा। ए और आर दोनों असर्शन रीजन सही है, लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आए सर, बिल्कुल आइए। कह रहा क्या? बैंक पे लेस इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। क्या बात करो यार, फिक्स डिपॉजिट पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है कंपेयर टू द सेविंग अकाउंट। ये बात तो ये गलत हो गया। बैंक हैव टू पे अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। नहीं सर, ये भी बात गलत है। सेविंग अकाउंट पे कम इंटरेस्ट मिलता है, दोनों गलत है, यानी कि बोथ असर्शन रीजन और इनकरेक्ट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाइए। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलते हैं, द बिजनेस फर्म विच फुलफिल ऑल इट्स सोशल ऑब्लिगेशंस गेट बेनिफिटेड इन द लॉन्ग रन, दिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द केसेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भैया जो बिजनेस जो है लॉन्ग रन में चल रहा है इसको बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, सोशल ऑब्लिगेशंस के लिए, ताकि वो लॉन्ग रन में हमको बेनिफिट दे, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाए सर, बिल्कुल आ जाइए। कह रहा है प्रोवाइडिंग अ फेयर कंपनसेशन एंड सेफ वर्किंग कंडीशन इज रिलेटेड टू दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स कस्टमर। सर एम्प्लॉय, सर एम्प्लॉय के लिए होगा ना। अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, सेफ वर्किंग कंडीशंस दे रहे हैं और फेयर कंपनसेशन दे रहे हैं, तो वो किसके लिए सर, वो एम्प्लॉय के लिए। किसके लिए दे रहे हैं, एम्प्लॉय के लिए, है ना। लीजिए जी, तो ये आपका खत्म क्या हो गया, ये आपका खत्म हो गया बिजनेस स्टडीज का 40 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको मजा आया होगा, है ना। एक बार इसको आप देख लीजिएगा, बात बन जाएगी, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।